औराई थाना क्षेत्र में एक दुस्साहसिक घटना खुल करके आई है सामने, जहां पत्नी की बेवफाई से ऊब करके दूध मुही बच्चे के जुड़वा बच्चियों को जहर दे करके और खुद घर से 500 मीटर की दूरी पर आत्महत्या करने का मामला खुल करके आया है सामने। बताते चले कि यह मामला बेजवा पाही का है, जो कि औराई थाना क्षेत्र में पड़ता है। और यहाँ पत्नी की बेवफाई से तंग आकर के पति ने घर से 500 मीटर दूर जाकर के एक पेड़ में साड़ी के फंदे से फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली। जबकि स्थानीय और परिजनों के द्वारा बताया जा रहा है कि पत्नी करीब एक सप्ताह पहले घर से गायब है, जिसको लेकर के यह युवक काफी परेशान था और जिससे ऊब करके अपनी दोनों मासूम बच्चियों को इसने दूध में कुछ जहरीला पदार्थ दे दिया, जिससे दोनों बच्चियों की 14 माह उम्र थी और दोनों बच्चियां जुड़वा थी और दोनों की मौत हो गई। इसके बाद युवक खुद रात में ही फांसी लगा लिया। औराई पुलिस मौके पर पहुंच करके शव को कब्जे में लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आज दिनांक 25/11/2024 को थाना औराई पर सुबह 7 बजे एक सूचना प्राप्त हुई कि बिजेवा उगापुर गांव में एक व्यक्ति द्वारा फांसी लगा ली गई है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। इस सूचना के संबंध में फील्ड यूनिट को भी मौके पर बुला लिया गया था। जांच पड़ताल में यह तथ्य प्रकाश में आया कि ओम प्रकाश द्वारा साड़ी से नीम के पेड़ से लटककर फांसी लगा ली गई है तथा उन्हीं के द्वारा अपनी 2 बच्चियों को भी दूध में कोई नशीला पदार्थ खिला दिया गया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है तथा यह तथ्य भी प्रकाश में आए हैं कि ओम प्रकाश की पत्नी 21 तारीख को कहीं चली गई थी। इस क्रम में थाने पर पूछताछ भी दर्ज है। प्रथम दृष्टया गृह क्लेश के तथ्य सामने आ रहे हैं। इस संबंध में थाना औराई पर विधिक कार्रवाई प्रचलित है। भदोही से ANB न्यूज के लिए आनंद तिवारी की रिपोर्ट। बिहार के गया जिले के मुफस्सिल थाने में जो है कल देर रात अपराधियों ने एक पेट्रोल पंप के मालिक के भतीजे को गोली मारकर हत्या करी। दरअसल ये घटना जो है मुफस्सिल थाना से थोड़ी दूर में विशाल पेट्रोल पंप के पास घटी, जब कुछ अपराधियों ने एक मोटरसाइकिल से आकर पेट्रोल भराने के क्रम में स्टाफ से नोकझोंक हुई और उसके बाद जो है उसने गोली चला दी, जिससे घटनास्थल पर एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना की जानकारी जो है मुफस्सिल थाने को दी गई। हालांकि मुफस्सिल थाने जो है साफ तौर पर रघुनाथ प्रसाद जो वहाँ के इंस्पेक्टर सह थाना प्रभारी, उन्होंने कहा है कि हम अपराधियों को जल्दी पकड़ लेंगे। जो घटना के बारे में जानकारी मिली वो ये है कि 9:30 बजे रात में कल विशाल पेट्रोल पंप में कुछ अपराधी मोटरसाइकिल से आए और 100 रुपये का पेट्रोल भराए। उसके बाद नोजल मैन से उसकी नोकझोंक हुई और उसके बाद फिर उसमें पेट्रोल डालना चाहते थे, तभी काफ़ी नोकझोंक हुई और उसके बाद जो है पेट्रोल पंप के मालिक रमेश सिंह के भतीजे हैं कुंदन सिंह वहां पहुंचे और कुंदन सिंह ने स्थिति को नियंत्रण में किया और लोगों को समझाया बुझाया। उसके बाद फिर एक बार दोनों में नोकझोंक हुई। उसके बाद अपराधियों ने पिस्तौल निकाल कर कुंदन सिंह पर 4 गोली फायर कर दी। उसके बाद घायल अवस्था में कुंदन सिंह को मगध मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, तभी रास्ते में उन्होंने दम तोड़ा। इसके बाद जो है पेट्रोल पंप के जो रमेश सिंह हैं, उनका कहना है कि अपराधियों का मनोबल काफ़ी बढ़ा हुआ है इस समय और ये अपराधी जो है दिन दहाड़े लोगों की हत्या कर रहे हैं। घटना कल देर रात 9 बजे की। वहीं अगर रघुनाथ प्रसाद सह इंस्पेक्टर जो है इंस्पेक्टर सह थाना प्रभारी मुफस्सिल से अगर की बात माने तो उनका कहना है कि अपराधी कल 9:30 बजे पेट्रोल भराने आए थे और इसी क्रम में पेट्रोल पंप के स्टाफ या नोजल मैन के साथ नोकझोंक हुई और उसके बाद उसके मालिक के भतीजे को गोली मार दी। हम पुलिस काफ़ी से इस घटना को काफ़ी गंभीरता से ली है और हम तहकीकात कर रहे हैं और जल्द ही अपराधी की पहचान हो गई और हम अपराधियों को जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे। बिहार से ANB के लिए मैं सुरेश निखर। जिस प्रकार से लगातार दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे कहीं ना कहीं राजनीति भी शुरू होती नजर आ रही है। वहीं बात करें दिल्ली भाजपा के प्रतिपक्ष कहते हैं विजेंद्र गुप्ता की, तो उनकी तरफ से आज फिर एक बार दिल्ली सरकार के ऊपर हमला बोला गया। ये कहा गया है कि दिल्ली का सरकार का शिक्षा मॉडल जो है वो बहुत ज़्यादा खराब है। हर साल लगभग 1 लाख बच्चों को स्कूल से फेल किया जाता है और उनको स्कूल से सीधे सीधे बाहर निकाल दिया जाता है और लगभग 10 साल
स्कूल बच्चों को अभी तक उनका भविष्य जो है वो खराब किया जा चुका है। और ये आरोप जिस तरीके से लगाए जा रहे हैं दिल्ली सरकार के ऊपर, अब देखना होगा कि दिल्ली सरकार वाकई में ही इससे लेकर अपना बचाव जो है वो किस प्रकार से कर पाती है, क्योंकि शिक्षा मॉडल को लगातार दिल्ली सरकार जो है वो बेहतर बताती नजर आती है। ये कहा जाता है कि दिल्ली के अंदर स्कूलों को बेहतर किया गया है, बच्चों का भविष्य जो है वो उज्जवल होता हुआ नजर आ रहा है, मगर यही भविष्य जो है वह अब अंधकार में जाता नजर आ रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से विजेंद्र गुप्ता की तरफ से आरोप लगाए गए हैं, जो उसके अंदर जो आंकड़े रखे गए हैं वो बहुत ज्यादा चौंकाने वाले हैं। ये कहा गया है कि लगभग 10 साल आम आदमी पार्टी को दिल्ली के अंदर हो चुके हैं और लगभग 10 लाख बच्चों का भविष्य जो है वो अंधकार के अंदर किया जा चुका है। और केंद्र सरकार के द्वारा लगभग जो शिक्षा मॉडल को बेहतर करने के लिए पैसे दिए जाते हैं उसका कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार किया गया है। और सीधे सीधे स्कूलों को बेहतर करने की जो बात की जाती है उसको लेकर भी विजेंद्र गुप्ता की तरफ से आरोप लगाए गए हैं। मगर अब देखना होगा क्या आम आदमी पार्टी जो है वो इस शिक्षा मॉडल को लेकर जिस तरीके से लगातार प्रचार करती है, शिक्षा मॉडल को बेहतर बताती है, और जिस प्रकार से आप विजेंद्र गुप्ता ने आरोप लगाए हैं इसके अंदर सच्चाई कितनी है, आम आदमी पार्टी अपने बचाव में किस तरीके से पक्ष रख पाती है। मगर यहाँ पर बात करें दिल्ली विधानसभा चुनाव की, तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है शिक्षा मॉडल को ही पेश करती हुई नजर आती है। मगर आप जिस तरीके से शिक्षा मॉडल पर ही आरोप लगते नजर आ रहे हैं उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव जो है आम आदमी पार्टी के लिए अब मुश्किलों भरे हो सकते हैं। मगर अब देखना होगा क्या आम आदमी पार्टी वाकई में ही अपना बचाव कर पाएगी या फिर जो शिक्षा मॉडल को बहुत बेहतर बताया जा रहा है उसके अंदर आंकड़े कौन से पेश किए जाएंगे ये जरूर देखना होगा। मगर कहीं ना कहीं मुश्किलें जो है वो जरूर बन चुकी है। अब भाजपा के हाथ में एक और मुद्दा लग चुका है जिसको लेकर शिक्षा मॉडल को लेकर अब आम आदमी पार्टी के ऊपर लगातार आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं। और 28 नवंबर को कहते हैं दरियागंज के स्कूल के बाहर जो है वो दिल्ली भाजपा की तरफ से प्रदर्शन किया जाएगा आम आदमी पार्टी को लेकर, और शिक्षा मॉडल के खराब रणनीतियों को लेकर और भ्रष्टाचार को लेकर आरोप जो है वो लगाए जाएंगे। अब देखना होगा इस प्रदर्शन का असर वाकई में जनता के ऊपर या फिर आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर जो सरकार बैठी हुई है आम आदमी पार्टी की उसके ऊपर कितना असर हो पाएगा और इसका जवाब जो है आम आदमी पार्टी किस प्रकार से दे पाएगी ये जरूर देखना होगा। कैमरा पर्सन इरफान खान के साथ राजीव कुमार तिवारी, एनबी न्यूज दिल्ली। गाजियाबाद की पुलिस ने वाहन चोर गैंग का किया खुलासा, जिसमें से इनके पास से दर्जनों जो गाड़ियां थी वीआईपी वह भी बरामद की है और जो की चाबी थी वह भी पुलिस ने बरामद किया। और इसमें जो बदमाश जो गैंग है उनके 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गाजियाबाद कबीरनगर एसीपी का कहना है कि मधुबन, बापूधाम और क्राइम ब्रांच की पुलिस ने मिलकर संयुक्त रूप से इनकी गिरफ्तारी की है। और यह एनसीआर में कई जगह जिलों से चोरियां किया करते थे गाड़ियों का, और ये टारगेट किया करते थे उन्हीं गाड़ियों की जिनकी इनके पास डिमांड आया करती थी। आपको बताते चले कि यह जो गैंग है यह शातिर किस्म का है और पहले भी यह कई बार सलाखों के पीछे जा चुका है। लेकिन गाजियाबाद की पुलिस ने आज इनके कब्जे से दर्जनों वाहन भी बरामद किया है और जो चोरी का सामान था, जिस तरह की गाड़ियां चोरी करते थे, वह भी इनके कब्जे से बरामद किया है। गाजियाबाद एसीपी का कहना है कि इनकी गिरफ्तारी के बाद अब हो सकता है कि गाजियाबाद में चोरियों में लगाम लगे और जो इनके बाकी साथी है उनको भी पुलिस जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेगी। लेकिन गाजियाबाद ने आज अंतरराष्ट्रीय वाहन चोरों का गैंग पकड़ने के बाद यह साबित कर दिया कि चोर कितना भी बड़ा हो, उसके कितने भी हाथ हो, लेकिन गाजियाबाद की पुलिस उसको कहीं से भी ढूंढ के निकाल लाएगी। आज दिनांक 25 नवंबर को क्राइम ब्रांच पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद तथा थाना मधुबन बापूधाम की पुलिस टीम के द्वारा एक अंतरराज्यीय वाहन चोरों का गिरोह पकड़ा गया है, जिनके कब्जे से कुल 8 वाहन तथा कुछ डिजिटल कीज जिसके माध्यम से ये वाहनों की चोरी करते थे वो बरामद हुई है। पकड़े गए लोगों के नाम शकील, हसीन तथा समीर हैं। इसके अलावा इनके गिरोह में शामिल कुछ अन्य अभियुक्त भी हैं जिनकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा प्रयास किया जा रहा है। इनसे पूछताछ के क्रम में ये ज्ञात हुआ है कि ये वाहनों की चोरी हेतु पहले रेकी करते थे तथा रेकी करने के बाद इनके पास जो डिजिटल कीज और टैब मिला है उसकी सहायता से ये वाहनों को चोरी करते थे। एनसीआर के काफी सारे हिस्सों में ये सक्रिय थे और वाहनों की चोरी करने के उपरांत ये उसको पार्ट्स में करके आगे बेच देते थे। पूछताछ इनसे की जा रही है, अन्य सभी बिंदुओं पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। कितनी गाड़ी को चुराई लोगों ने, कहाँ से लॉक कर? इनका पूर्व का भी आपराधिक इतिहास रहा है। इनमें गिरोह के जो मुख्य सदस्य हैं उनके ऊपर लगभग 2 दर्जन से अधिक के अभियोग पंजीकृत हैं पूर्व में चोरी के, जो कि वाहन चोरियों से ही संबंधित हैं। और इसमें जो वाहन बरामद हुए हैं, 8 वाहन बरामद हुए हैं, वो भी चोरी की कई घटनाओं से संबंधित हुए हैं। बाकी इनसे सभी बिंदुओं में पूछताछ की जा रही है। पूरे स्पेशल किस तरह की गाड़ी, मतलब लग्जरी गाड़ी या मिडिल क्लास गाड़ी, कैसे लोग चुराते हैं?
इसमें गाजियाबाद से कैमरा से बॉबी के संग मैं प्रवीण अरोड़ा, ANB न्यूज गाजियाबाद। हरदोई के मल्लामा कोतवाली इलाके में एक भीषण सड़क हादसा हुआ। बोलेरो और बस की आमने सामने टक्कर हो गई। इसमें बोलेरो सवार 5 लोगों की मौत हो गई, 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए लखनऊ के ट्रामा सेंटर भेजा गया है, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। हादसा तेज रफ्तार और नींद में होने की वजह से हुआ है। बताया जा रहा है कि दोनों वाहन बारात में गए हुए थे और बारातियों को लेकर अपने गंतव्य स्थल वापस जा रहे थे। इसी बीच ये हादसा हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने बचाव एवं राहत कार्य किए। इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी घटना स्थल पर अधिकारियों को भेजने के निर्देश दिए। साथ ही अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिए कि जो घायल हैं उनका समुचित इलाज कराया जाए। इसके साथ ही जो शोक संतप्त परिवार हैं उनके प्रति मुख्यमंत्री ने अपनी शोक संवेदनाएं भी प्रकट की हैं। हरदोई से वीडियो जर्नलिस्ट मोहित के साथ मनोज तिवारी, ANB न्यूज। जनपद संभल की बात करते हैं तो संभल कोतवाली क्षेत्र में जाबा मस्जिद है और कभी जो है ये हरिहर मंदिर हुआ करता था। ये इसको लेकर एक रेप दायर की गई थी 19 नवंबर को और साथ ही 19 नवंबर को इसमें सुनवाई भी की गई थी और कोर्ट ने आदेश सर्वे के लिए थे। उस दिन सर्वे भी हुआ था, शाम को समय सर्वे हुआ था और इसके बाद अब दोबारा कल फिर सर्वे हुआ, जहाँ सर्वे का नाम सुनते ही लोग जो है आग बबूले हो गए और विरोध करना शुरू कर गए। विरोध ऐसा किया लोगों ने कि यहाँ पर कंकड़ ईंट पत्थर बरसाना शुरू कर दिया। साथ ही जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन यहाँ पर 5 थाने की पुलिस पहले से ही लगी हुई थी और उसने जो मोर्चा संभाला। जहाँ जिला अधिकारी मौके पर पहुंचे और SP भी मौके पर पहुंचे और उन्हें लोगों को समझाया, लेकिन यहाँ लोग नहीं माने, जिसमें लोग जिला प्रशासन के कुछ अधिकारी घायल हो गए, साथ ही पुलिस प्रशासन भी कुछ घायल हो गए और कुछ आम जनता भी इसमें घायल हो गई। 3 लोगों की इसमें मौत भी हो गई है। इसमें जो है 24 घंटे के लिए नेट की सुविधा बंद कर दी गई है और साथ ही यहाँ पर जो सामाजिक संगठन है या नेता है ऐसे लोगों को यहाँ पर प्रतिबंधित कर दिया गया। सीमा जनपद की सीमा में नहीं रह सकते, क्योंकि यहाँ शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए जिला प्रशासन ने कदम उठाया। मैं कहूँगा कि यहाँ पर हम जामा मस्जिद पर है वो दिखाएं कि यहाँ पर कैमरा पर्सन से कहूँगा कि यहाँ पर जो स्थिति है, यहाँ पर जो ईंट टोड़ा, यहाँ पर जो मस्जिद है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हिंदू पक्ष कह रहा है कि ये महल कभी जो है मंदिर हुआ करता था, जबकि मुस्लिम पक्ष कह रहा है ये हमारी मस्जिद है। तो इस तरह से बहस छिड़ गई है और ये मामला कोर्ट में पहुंच गया है। लेकिन अब यहाँ पर स्थिति सामान्य है, यहाँ पर कोई भी यहाँ पर लोग दुकानें खोल रहे हैं। साप्ताहिक बाजार बंद होने के बाद भी आज दुकानें खोल रहे हैं लोग। यहाँ पर पुलिस प्रशासन फिर विश्वास में लोगों को लाने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर कोई भी दंगा नहीं होगा। मैं चरण सिंह कैमरा पर्सन के साथ ANB संभल। TDC के होटल्स को बंद करने का जो फैसला कोर्ट ने दिया था उसमें आज फिर से एक बार सुनवाई हुई। विवेक कुमार और राकेश केंद्रा की अदालत ने आज दोबारा से सुनवाई की और उसमें जो है सशर्त 9 होटल्स को जो है 31 मार्च 2025 तक खुले रखने के आदेश दिए हैं। आपको बताएं कि पेंशनर्स का जो भुगतान है, जो पर्यटन निगम के कर्मचारी, जो पूर्व कर्मचारी थे, उनके जो पेंशन थी और अन्य देय भत्ते थे, उनका भुगतान न होने के कारण हाईकोर्ट ने ये फैसला दिया था कि जो निगम के 18 होटल घाटे में चल रहे हैं उनको 25 नवंबर तक बंद कर दिया जाए। इसमें से 9 होटल्स को सशर्त 30 जून तक चलाए रखने के 31 मार्च तक चलाए रखने के आदेश दिए गए थे। लेकिन अब जो बाकी के 9 होटल्स हैं उन पर भी आज आदेश दिया है। आज उनको भी 31 मार्च 2025 तक सशर्त खुला रखने के आदेश हाईकोर्ट ने दिए हैं और इसमें ये भी आदेश आज हाईकोर्ट की तरफ से आए हैं कि 30 जून 2025 तक जितनी भी जो पेंशन की अदायगी है, भत्तों की अदायगी है पूर्व कर्मचारी की, वो निगम तुरंत करे। नहीं तो इसके बाद जो निगम के जो घाटे में जो होटल चल रहे हैं उन पर दोबारा से जो सुनवाई है वो मार्च में पॉसिबल है। हालांकि 25 नवंबर को जो 19 नवंबर को जो कोर्ट में सुनवाई हुई थी उसमें 25 नवंबर तक 18 होटल्स को बंद करने के आदेश दिए गए थे और इसी के साथ जो है 3 तारीख को स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के लिए कहा गया था। हालांकि आज सरकार की तरफ से श्रवण डोगरा जो वकील है, आदित्य गुप्ता है, उन्होंने पैरवी की और सरकार का पक्ष यहाँ पे रखा। उन्होंने बताया कि टूरिस्ट सीजन है, ऐसे में इन होटल्स को बंद करने के कारण निगम को और ज़्यादा करोड़ों का जो घाटा है वो यहाँ पे हो सकता है। और भी यहाँ पे तर्क दिए गए। अब जो आज जो फैसला दिया गया है उसमें अब जो
सशर्त जो है 31 मार्च तक इन होटल्स को खुला रखने के आदेश दे दिए गए। ये माना जा सकता है कि सरकार के लिए ये बड़ी राहत है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में CPS मामले में सरकार को राहत मिली है, यहाँ भी ये कहा जा सकता है कि सरकार को एक बड़ी राहत यहाँ पे मिली है। 25 नवंबर तक इन होटल्स को बंद करने के लिए कहा गया था, लेकिन फिलहाल 31 मार्च तक इनको छूट दे दी गई है। और साथ ही ये कहा गया है कि 30 जून तक सभी जो पूर्व पेंशनर्स हैं उनके सारे जो देय भत्ते हैं उनको पूरा निपटान जो है, मतलब पूरी जो देनदारियाँ हैं उनको पूरा करे निगम, ताकि जो ये कर्मचारी हैं उनको आगे जो है असुविधा का सामना नहीं। मथुरा पुलिस लाइन स्थित अस्पताल में एक विशाल पीपल का पेड़ को काट दिया गया। वहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है। पुलिस अधिकारियों द्वारा पीपल के पेड़ को काट दिया गया है, जो कि पीपल का पेड़ कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहा था। वहीं हमने वन विभाग के अधिकारियों से बात की परमिशन को लेकर के, कि परमिशन है इसकी, तो अधिकारियों को साफ कहते हुए नज़र आए कि हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है। वहीं एक तरफ देखा जाए, किसान अगर अपने पेड़ को अपने खेत पे से काट देता है तो उस पर भी मुकदमा दर्ज किया जाता है। अब सबसे बड़ी देखने वाली बात तो यही है कि इस मामले में इस पीपल के पेड़ को काटने जो पुलिस प्रशासन ने जो पीपल के पेड़ को काटा है उसमें कार्रवाई होती है या नहीं, सबसे बड़ी बात देखने की है। मथुरा से वेद प्रकाश, ANB न्यूज। शुरू है। आपको बता दें, लखीमपुर खीरी में जो कि आज पहला हवाई जहाज पलिया एयरपोर्ट पर उतरने वाले पायलटों का भाजपा नेता रवि गुप्ता के द्वारा माला पहना करके स्वागत किया गया है। और इसी को लेकर के हवाई अड्डे का कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह एवं वन मंत्री अरुण सक्सेना के द्वारा शुभारंभ किया गया है। और इसी को लेकर के आपको बता दें, लखीमपुर खीरी में दुधवा पार्क है, जो कि दुधवा पार्क के पर्यटन दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। इसी को लेकर के आज मुख्यमंत्री के द्वारा इस योजना का यहाँ पलिया में बस अड्डे का प्रारंभ किया गया है, जो कि वहाँ पे सुविधा सबको मिल सके, जो कि लखनऊ से और लखनऊ से और पलिया से जोड़ा गया हेलीपैड के लिए आज से हेलीपैड सेवा शुरू कर दी गई है। ANB न्यूज के लिए मासूक अली, लखीमपुर। रबी की बुआई का आधा पखवाड़ा लगभग बीतने को है, लेकिन अगर बात की जाए अमेठी जनपद की, तो अमेठी जनपद में जो मूलभूत आवश्यकता है किसानों की, खाद में भी DAP, वो अभी तक जो है किसानों के पास नहीं पहुंच पाई है। हालांकि ऊंट के मुंह में जीरे के समान DAP जनपद में आती है और कुछ ही किसानों को मिल पाती है, और जिसमें से ये है कि एक किसान को सिर्फ एक बोरी ही मिलेगी, जिसके कारण उनकी बुआई अब पिछड़ रही है। गेहूं की बुआई में सबसे अहम जो रोल होता है वो DAP का होता है, और जनपद में DAP के लिए मारामारी है। इस समय हम अमेठी के इफ्को केंद्र पर हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में लाइन लगाकर लोग सुबह से खड़े हैं। किसानों का कहना है कि हम आज 5वें दिन 6वें दिन अपने यहाँ इफ्को केंद्र पर आए, लेकिन उनको निराशा ही लगी है। लगातार इफ्को केंद्र आने के बावजूद भी उनको DAP नहीं मिल रही है, और मिल भी रही है तो उनको जितनी मानक है, जितना उनको बुआई की आवश्यकता है, उसके अनुरूप नहीं मिल रही है। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह होती है कि आखिर प्रशासन शासन यह कह रहा है कि हम DAP भरपूर मात्रा में जनपद में उतार रहे हैं, तो आखिर वो DAP किसानों के खेतों तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि आखिर आने वाली DAP कहाँ जा रही है, क्योंकि एक किसान को अधिकतम बोरी DAP की आवश्यकता होती है, लेकिन मात्र एक बोरी DAP देकर उनको संतुष्ट किया जा रहा है। फिर अब देखने वाली बात यह होती है कि आखिर किसानों की आवश्यकता के अनुसार उनको DAP की खाद कब मुहैया करा पाता है। राजकुमार जायसवाल, ANB न्यूज, अमेठी। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी जनपद चित्रकूट के कार्यकर्ताओं के लिए काफी उत्साह का दिन है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता धनु चौराहे में मौजूद हैं
और ये लगातार कहीं ना कहीं उत्साह के साथ यहाँ पे विजय उत्सव का कार्यक्रम मना रहे हैं। इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जनपद चित्रकूट में 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है उसमें इनके द्वारा उत्साह विजय उत्सव का कार्यक्रम मनाया गया था। आज एक बार फिर से छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की 9 विधानसभा सीटों में 7 जो उपचुनाव की जो सीटें रही उस पे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, जिसको लेके यहाँ पे पूर्व जिला अध्यक्ष भी मौजूद हैं और काफी बड़े सीनियर जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी रह चुके हैं तो मौजूद हैं और यहाँ पे विजय उत्सव कार्यक्रम मना रहे हैं। हम इनसे बातचीत करके जानेंगे कि आखिर ये जो कार्यक्रम है, ये जो भारतीय जनता पार्टी का विजय उत्सव का कारवां है, ये कितना आगे और बढ़ने वाला है, क्योंकि आगे कहीं ना कहीं 2027 का भी चुनाव है उसमें, और ये जो अभी उपचुनाव का ये जो विजय है, जो कहीं ना कहीं 7 सीटों पे इन्होंने जो एक ऐतिहासिक जीत हासिल की है, ये आगे 2027 में क्या गुल खिलाएगी। जी अध्यक्ष जी, आप लगातार 2024 और ये आपका उपचुनाव और छत्तीसगढ़ में सरकार, किस तरह से आप देख रहे हैं इसको? तो हम ये देख रहे हैं कि आज देश के अंदर जो हमारे योगी जी ने कहा था बटेंगे तो कटेंगे, मोदी जी ने कहा एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, तो देश की जनता ने इस नारे को चरितार्थ किया है। वास्तव में देश में जिस प्रकार से पहले आतंकवाद का साया रहता था, लोग जब घर से निकलते थे तो सोचते थे कि पता नहीं हम वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, आज वह योगी जी ने और मोदी जी ने देश के अंदर जो सुशासन लगाया, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश और देश का विकास हुआ और अभी लोकसभा में तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनी है, तो जनता ने यह साबित करके दिखाया कि 27 में फिर से योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। 27 में ये कारवां चलता रहेगा। इसी प्रकार विधानसभा के चुनाव में हम जीतेंगे, फिर अगला जो लोकसभा का चुनाव आएगा उसमें जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी लगातार शासन करती रहेगी और देश से जो आतंकवादी गतिविधियां वो सब बंद हो जाएंगी और यहाँ पर जो आतताई हैं उनका सबका जो है खात्मा होगा, या तो जेल के अंदर होंगे या देश के बाहर होंगे। ये जो हमारी सरकार ने कहा था वो करके दिखाया है। जो सुशासन की बात हम करते थे वो सुशासन आज यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, इसीलिए जनता लगातार हमको चुन रही है। उसी के विजय के खुशी के उपलक्ष्य में हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए। ये जो 2027 का जो ये जो विजय उत्सव आज का है, ये पूर्व जिलाध्यक्ष हैं चंद्र प्रकाश खरे जी, इन्होंने कहा ये लगातार बढ़ता रहेगा और ये 2027 में हम पुनः मनाएंगे। आनंद पटेल जी ये बताइए, ये जो विजय उत्सव है इसको विपक्ष ये कह रहा है कि ईवीएम, लेकिन कहीं ना कहीं ईवीएम के ऊपर फिर से एक बार दोषारोपण चालू हो गया, क्या कहेंगे आप? देखिए, ईवीएम जब ये लोग हारते हैं, कोई नई बात नहीं कर रहे हैं, जब ये हारते हैं तब ईवीएम पे इन्होंने अपना पूरा ठीकरा ठोंकते हैं। अभी जब लोकसभा में इनको उत्तर प्रदेश में इतनी सीटें मिली तब ने कहा कि बहुत अच्छा हुआ। अब आज जब जनता ने इनको नकार दिया, ईवीएम में ठोंक दिया, यहाँ की पब्लिक ने ये स्वीकार कर लिया कि देश नहीं पूरी दुनिया की सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी है, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी। उसके साथ सब लोग लालायित जुड़ने के लिए और उससे जुड़ करके योगी और मोदी के नेतृत्व में पूरा देश चलने के लिए तैयार हो चुका है। ठीक है, दिनेश तिवारी जी हैं। दिनेश जी ये बताइए, 7 में से आपने 9 में से 7 ही जीते, 2 क्यों नहीं जीते? देखिए ऐसा है, जो योगी जी का नारा है और जो कांग्रेस समाजवादी पार्टी बसपा की जो नीतियां हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण, आज जहां जहां भी उन्होंने मौलवियों से इमामों से जो अपील करवाई, जो एक धर्म विशेष के लोगों के एकजुटता देख करके जो प्रक्रिया स्वरूप जो हम 7 सीटें जीते हैं, जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वहां भारतीय जनता पार्टी कमजोर है और भारतीय जनता पार्टी को लोग वोट नहीं देते हैं। इस कारण से, क्योंकि इटावा में भी कलहल में भी मुस्लिम यादव गठबंधन बहुत मजबूत है और सीसामऊ में 60% मुसलमान है, इस कारण हम वहां जीत नहीं पाए। ठीक है, एक है तो नेक है, सेफ है, एक है तो नेक है और वो एक नारा है आपका, बटेंगे तो कटेंगे। क्या कहेंगे आप विजय उत्सव आज? ये लोकसभा का चुनाव 2024 में हुआ तो उससे हमारी पार्टी ने उस पर विचार करते हुए एक नया नारा हमारे माननीय मोदी जी ने, एक है तो सेफ है, और योगी जी ने दिया है बटेंगे तो कटेंगे, ताकि जो जातियों में बांटने का काम किया है समाजवादी पार्टी ने, बसपा ने, पीडीए का जो फर्जी पीडीए है उनका, अखिलेश यादव का, रोज जाति की गणना डालते हैं, जाति की गणना की बात करते हैं, वो जाति की गणना करना बंद कर देंगे।
उसी पे हमारे मोदी जी ने और योगी जी ने ये एक महामंत्र दिया हुआ है और ये महामंत्र बिल्कुल सफल मंत्र हो गया। सभी जातियां इकट्ठा होकर इन विपक्षियों को मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं। देखिए, जगदीश गौतम जी हैं, एक है तो सिर्फ है कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा पूरे देश में पॉपुलर हो चुका है इस समय। क्या लगता है इसका 2027 में भी फायदा मिलेगा? बहुत बम्पर फायदा मिलेगा। देखिए, हमारे मोदी जी ने कहा, जो कहा उन्होंने सही कहा कि है तो सेफ रहेंगे हम और बटेंगे तो कटेंगे। योगी जी ने कहा, उन्होंने सही कहा है और उसी का परिणाम आज सामने दिख रहा है। हमारा पूरा भारत देश के जितने समाज के लोग हैं, हिंदू समाज के लोग, वान्य समाज के लोग, आज जो एकजुटता का परिचय दिए हैं, आज उसी का परिणाम सामने आया है। इससे हम 7 सीटें जो है जीत करके लगभग 80% जो है हमारा रिजल्ट आया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार यहाँ पे कार्यक्रम मना रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, पटाखे भी यहाँ पे कहीं न कहीं इनके भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा फोड़ा गया है। मैं वीडियो जर्नलिस्ट प्रशांत के साथ सुधीर मिश्रा, ANB न्यूज चित्रकूट। हाईवे के जहां आमने सामने से 2 ट्रक आ रही थी और दोनों ट्रक आपस में टकराने से दोनों ट्रक चालकों की मौके पर मौत हो गई है और जो पीछे से बस आ रही थी, बस टकराने से यात्री सवार थे, लगभग 12 यात्री थे जो पूरी तरह से घायल हो चुके हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घायलों को जिला अस्पताल भर्ती कराया है। मामले की जांच की जा रही है, पुलिस इसमें जांच कर रही है। जांच के बाद जो है कार्रवाई की जाएगी। ANB न्यूज के लिए राजेंद्र उमर। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद तारिक, आप देख रहे हैं ANB टीवी चैनल बदायूं। इस वक्त हम बदायूं जिले के ब्लॉक देहरमा के अंदर पहुंचे हैं जहां नगर पंचायत भी इस वक्त लगी है। वहीं पे जाकर के हमने देखा तो बदायूं जिले में जगह जगह आतिशबाजी और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने बड़ा खुशी का इजहार किया है। वहीं पे महाराष्ट्र में और यूपी के 9 सीटों में जो 7 सीटों की विजय प्राप्त कर रहे हैं, वहीं पे उन्होंने इस चीज़ को लेकर के एक खुशी का इजहार किया और एक दूसरे को मिठाई खिला करके मुंह मीठा किया। वहीं पे हमने जाकर देखा भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र गुप्ता और सदर विधायक महेश चंद्र गुप्ता के छोटे भाई नरेश चंद्र गुप्ता, ये तमाम कार्यकर्ताओं के साथ में आपस में पहुंचे और वहां पे एक दूसरे को मिठाई खिला करके मुंह मीठा किया। वहीं पे कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश शोर के साथ में एक दूसरे को मिठाई खिला करके एक दूसरे को बधाई दी। वहीं पे भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के नेता जो कि एक आगामी 113 विधानसभा क्षेत्र के कहीं न कहीं प्रत्याशी भी माने जा रहे हैं, नमित गुप्ता, जो कि सुभाष चंद्र गुप्ता के बेटे भी हैं।